सभी को मेरा नमस्कार। भदौरिया एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आपसे ये पुनः निवेदन है कि अगर पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बाल विकास के भाग 12 पर चर्चा करेंगे। इस पे हम कुछ आपको प्रश्न लेकर के आए हैं, तो उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले भी हमने चर्चा किया था बाल विकास के 11वें भाग पर, और ये आपका जो टॉपिक था समस्या समाधानकर्ता के रूप में बालक, तो इसका पहला लेक्चर हमने प्रस्तुत किया था प्रीवियस डे में, और आज हम दूसरा लेक्चर इस पर प्रस्तुत करेंगे, समस्या समाधानकर्ता के रूप में बालक। तो आज इस पर हम प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समस्या समाधान में बाधक है। समस्या समाधान में बाधक है, तो क्या बाधक है समस्या समाधान में? बालक एक समस्या समाधान करता होता है। बालक को छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन दीजिए, उसको गाइड करते रहिए, तो किसी समस्या का समाधान बालक स्वतः बहुत अच्छे ढंग से करता है और बालक एक अच्छा समस्या समाधान करता होता है। लेकिन कुछ बाधक तत्व हैं बालक के समाधान की दिशा में, कुछ बाधाएं हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो पहली बाधा तो है मानसिक प्रारूपता। बच्चा कुछ मानसिक दृष्टिकोण से, मानसिक रूप से जन्म से ही कुछ विकृत रूप के होते हैं। वो बच्चे समस्या समाधान की दिशा में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उनको हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उनके समस्या समाधान करने की दिशा में। तो मानसिक विकृति या मानसिक प्रारूपता, ये पहली बाधा है। दूसरी बाधा है मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी मीन्स इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब है कि रास्ते में समस्या समाधान के जो रास्ते हैं हमारे, जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, जिस रास्ते पे बच्चा समाधान के रास्ते में बच्चा चल रहा होता है, तो कई बाधाएं आती हैं, कई खाइयाँ मिलती हैं। तो वो खाई इंट्रेंचमेंट है, इसको हम मोर्चाबंदी कहते हैं। कि यानी कि उस मोड़ पर कुछ न कुछ मिल जाना मोर्चे पे, और बच्चे को रोकना। तो उसको, और ये मोर्चाबंदी कई तरह की हो सकती है। अब अगला है निर्धारण, मीन्स फिक्सेशन। अगर समस्या समाधान बालक तब नहीं कर पाता है अच्छे से जब उसका रिजल्ट फिक्स हो गया हो पहले से। इसका रिजल्ट ये फिक्स है, बालक के मस्तिष्क में आ गया कि इसका परिणाम तो यही है, तो परिणाम वो जान गया, तो समस्या समाधान पूरे मन से नहीं करेगा, और समस्या समाधान उसके दिमाग में वो पैराडाइम जो है, वो रूपरेखा जो है उसके नहीं आएगी, सीधे उसको परिणाम दिखेगा। तो ये भी एक प्रमुख बाधा है। अगला है समस्या पर चर्चा करने से सीखने के वक्र पर प्रभाव। समस्या पर चर्चा करने से, अगर हम बच्चे से समस्या पर चर्चा करते हैं तो उसके लर्निंग ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका सीधा उत्तर होगा कि लर्निंग ग्राफ बढ़ता है। ये टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है ये प्रश्न, कि अगर समस्या पर चर्चा करें तो सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें विकल्प दिया हुआ था लर्निंग ग्राफ बढ़ता है। तो अगला प्रश्न है कुछ सत्य कथन। ऐसे कथन जो कि पूछ लिए जाते हैं और कह दिए जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, तो कुछ सत्य कथन पर हम विचार करते हैं।
बच्चे समस्या समाधान करता हैं। तो ये वास्तव में सत्य है, बच्चे समाधान करता हैं। बच्चे के पास अगर कोई समस्या रख दी जाए, उनको गाइड किया जाए, उनको ना तो डायरेक्ट उसका उत्तर बताया जाए और ना ही एकदम से उसका हिंट किया जाए, उसको थोड़ा हिंट भी किया जाए और उत्तर न बताया जाए, तो उस समस्या समाधान पर बच्चे पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे समस्या समाधान करता हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्वेषक हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्वेषक हैं, तो यह भी सत्य है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता का कारण कि किसी भी समस्या पर एक क्रम से एक वैज्ञानिक अध्ययन करना और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना। अब उसका क्रम क्या है, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। और अगला एक कथन है हमारा, बच्चे पर्यावरण के सच्चे और सक्रिय अन्वेषक हैं। पर्यावरण में जो चीजें हैं, सभी चीजों पर बच्चे बेहतरीन ढंग से अध्ययन करते हैं और अच्छी सोच रखते हैं और अच्छा अन्वेषण करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये है समस्या समाधान के पद। समस्या समाधान की पद, अभी हमने जो कहा था कि वैज्ञानिक विधि, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि क्या है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। अभी हमने चर्चा किया था। तो समस्या समाधान की जो पद हैं, ये वैज्ञानिक विधि ही है। एक क्रम से अध्ययन करना वो वैज्ञानिक अध्ययन है। तो समस्या समाधान का जो पहला चरण है वो है समस्या का चयन। समस्या समाधान के पद ये शोध के भी पद होते हैं। जब हम वैज्ञानिक शोध करते हैं, एमएड में हम रिसर्च करते हैं, पीएचडी में जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारे पास शीर्षक होता है अर्थात जो समस्या होती है, उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक हमारी समस्या नहीं आएगी तब तक हम रिसर्च अपना प्रारंभ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है और जब समस्या का चयन हो जाता है तो समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है कि और उस बहुत सारे विचार विमर्श किए जाते हैं उस पर कि हमारी कैसी समस्या है, हल करने लायक है कि नहीं है, इस पर हम किस प्रकार की विधि अप्लाई करेंगे और कैसे हम इस समस्या को हल करेंगे। तो समस्या पर हम विचार विमर्श करते हैं। जब समस्या पर विचार विमर्श हम कर लेते हैं तो कुछ हमारे मन में हाइपोथेसिस आती हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं हम। बहुत सारी उपकल्पनाएं आती हैं समस्या समाधान की दिशा में कि ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसी होगी। बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस होती है और उस हाइपोथेसिस पर हम कार्य करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस निर्माण के बाद हम क्या करते हैं, चौथा चरण होता है उपकरण का निर्माण एवं तथ्य संग्रहण। जब हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं तो हाइपोथेसिस के निर्माण के बाद यानी उप परिकल्पना के बाद हम परिकल्पना के आधार पर हमारी जिस प्रकार की परिकल्पना है उस प्रकार से हम टूल्स बनाते हैं। परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए, परिकल्पनाओं पर कार्य करने के लिए हम उपकरण बनाते हैं कि यह उपकरण जिसके लिए हमने बनाया है, जैसे हमारी जिस प्रकार की परिकल्पना है, तो उस प्रकार का संबंधित व्यक्ति के लिए हम टूल्स बनाएंगे और वो टूल्स लेकर हम संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उपकरण का निर्माण करते हैं और जिसके पास हम उपकरण को लेकर के जाएंगे तो उस उपकरण के माध्यम से जो हमारे डाटा होंगे उसका हम कलेक्शन करेंगे यानी तथ्य संग्रहण करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे उपकरण के माध्यम से। और जिसके पास हम उपकरण लेकर जाते हैं वो हमारा न्यादर्श होता है, वो हमारा सैंपल होता है। अब हम तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। जो हम गुणात्मक और संख्यात्मक डाटा जो लेकर हम आए हैं उन गुणात्मक अथवा
संख्यात्मक डेटा को हम एनालाइज करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है। और जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है उस निष्कर्ष को हम किसी भी जर्नल में, किसी भी संस्थाओं में हम उसको सूचित करते हैं, और उसको हम कहते हैं परिणामों की सूचना हम देते हैं, हम उसका पब्लिश कराते हैं। ये है परिणामों की सूचना। और समस्या समाधान के पद को जॉन डीवी, जिसको हमने बताया था, आपसे चर्चा भी कि हमने किया था, जॉन डीवी के बारे में प्रयोजनवादी हैं। तो और ये बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में हमने इनका नाम लिया था, जॉन डीवी। इनकी एक पुस्तक थी हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक। ये जॉन डीवी की बहुत अच्छी पुस्तक है। बच्चा भी सोचता है, समस्या समाधान की दिशा में बच्चा सोचता है। तो बच्चा जब बच्चे की सोच कैसी है समस्या समाधान की दिशा में, उसी से संबंधित जॉन डीवी ने समस्या समाधान की दिशा में कुछ सोपानों का वर्णन किया है। वो 11 सोपान बताए हैं। हम यहाँ 7 पर काम चला रहे हैं और जॉन डीवी ने 11 सोपान बताए हैं। और उन 11 सोपानों को हम देखते हैं कि डीवी साहब ने 11 सोपान कौन कौन से बताए हैं। तो पहला है परिस्थिति का निर्माण। जब तक परिस्थिति का निर्माण नहीं होता, जब तक परिस्थितियां नहीं निर्मित होती, तब तक समस्याएं नहीं आती हैं। तो समस्या समाधान से पहले परिस्थिति का निर्माण होता है और उस परिस्थिति से हम समस्या समाधान का समस्या का चयन करते हैं। तो सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण, उसके बाद समस्या का चयन, उसके बाद समस्या का परिभाषीकरण। अब समस्या का परिभाषीकरण क्या है? जो हमने टाइटल लिया है, जो हमने समस्या लिया है, उसमें कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं जिन शब्दावलियों को दूसरे नहीं समझ सकते हैं, तो उनको अंग्रेजी, हिंदी या सरल अंग्रेजी में हमें परिभाषित करना पड़ता है कि इसका मतलब ये है। तो वो कहा जाता है समस्या का परिभाषीकरण। परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद फिर समस्या पर आधारित परिकल्पनाएं होती हैं। तो जब समस्या निर्मित हो जाती है तो हम फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद हम तथ्यों का संकलन करते हैं। और तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं? हम टूल्स के माध्यम से करते हैं, उपकरण बना करके करते हैं। तो डीवी साहब ने यहाँ पर अंडरस्टूड रखा है इसे कि तथ्यों का संकलन उपकरण से ही होता है। अतः डीवी साहब ने यहाँ उपकरण की बात नहीं की है, यहाँ पर उपकरण निर्माण की। तो तथ्यों का संकलन करते हैं। अब फिर तथ्यों के संकलन के बाद हमारा 6वां पॉइंट आता है, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। तथ्य माने जो हमारे डेटा हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, उनको हम विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के बाद हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कुछ, और निष्कर्ष एवं कार्य की पुनः जांच करते हैं। एक बार हम निष्कर्ष जो प्राप्त करते हैं उसकी पुनः जांच करते हैं कि देखें ये वास्तव में कहीं निष्कर्ष प्राप्त करने की दिशा में कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं। तो पुनः हम जांच करते हैं। फिर 9वां है सिद्धांत या नियम का निर्माण करते हैं, और निष्कर्षों और परिणामों के आधार पर सिद्धांत एवं नियम बनते हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको उपयोगी हैं। परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि सिद्धांत एवं नियमों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो वह है निष्कर्षों से। अनुसंधान के जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उन निष्कर्षों से सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद फिर शोध लेखन किया जाता है। शोध लेखन यानी थीसिस राइटिंग, अर्थात पेपर राइटिंग, जो हम उसको पूरा लिखते हैं वो होता है शोध लेखन। और लास्ट में फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा समस्या समाधानकर्ता के रूप में बालक का लेक्चर 2 और बाल विकास का भाग 12 यहीं पर संपन्न होता है। तो पुनः आपसे हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।